हेलो, वेलकम टू सार्थक क्लासेस। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का टाइप 9 देखते हैं। इससे पहले हम लोग टाइप 8 तक देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब देखते हैं टाइप 9। देखिए, टाइप 9 में आपको क्या देखने हैं? दो सदिशों का सदिश गुणन देखना है। दो सदिशों का सदिश गुणन, यानी कि इसको देखिए क्या लिखेंगे, सेंटेंस लिखते हैं तो ए और वेक्टर बी का सदिश गुणन, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? क्रॉस या वेक्टर। वेक्टर यूज करते हैं दूसरा मार्कर, वेक्टर या किसको लिखेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, यानी कि वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। इसको और इजी सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं केवल ऑफ ए एंड बी। ये आपके इजी सेंटेंस हो गए कि वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इंडिकेट करते हैं ए क्रॉस बी को। तो ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी, डॉट प्रोडक्ट पढ़े तो यहाँ पे डॉट का साइन दिए थे, ए क्रॉस बी। अब उस डॉट प्रोडक्ट को जैसे एक्सपेंड करते थे तो क्या लिखते थे? मॉड के साथ। तो यहाँ पे क्रॉस है तो इसको क्या लिखेंगे? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। इसके बाद क्या लिखें? एन कैप। उसमें डॉट में क्या लिखते थे? कॉस थीटा। तो ध्यान क्या देना है इसमें कि जैसे ही आपको क्रॉस दिखाई दे वहाँ पे आपके माइंड में क्या आना चाहिए? साइन थीटा। और जैसे ही आपको डॉट दिखाई देगा आपके माइंड में क्या आना चाहिए? कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, ये माइंड में आपके आने चाहिए कि क्रॉस है तो साइन थीटा, डॉट है तो कॉस थीटा। इतना करने के बाद इस चीज़ को हम फिगर के थ्रू समझते हैं कि ये एन कैप जो यहाँ पे टर्म आया है इसको फिगर में समझते हैं कि ये होता क्या है। तो ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? एक फिगर बना के इसको हम मान लेते हैं वेक्टर ए, इसको मान लिए वेक्टर बी। तो ये जो लाइन होंगे, ये लाइन, ये हमेशा एन कैप को इंडिकेट करेगा। यानी कि एन कैप क्या होंगे? वेक्टर ए और बी पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो कोई कहेगा कि एन कैप के बारे में आप बताइए, तो आप क्या लिखेंगे एन कैप के बारे में? एन कैप के बारे में देखिए यहीं पे बता देते हैं आपको, एक बॉक्स बना के कि एन कैप क्या होता है। तो एन कैप क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू किस पे होंगे? ए पर। या एन कैप किस पे परपेंडिकुलर होगा? बी पर। ए और बी पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। इस सेंटेंस को हम इंडिकेट कर दिए हैं। ऐसे सेंटेंस क्या लिख सकते हैं? एन कैप परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। एन कैप परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। इसको क्या कह सकते हैं हिंदी में? कि एन कैप जो होगा वो ए और बी पर लंब होता है। वेक्टर सदिश ए और बी पर लंब होता है। अब इतना होने के बाद अब क्या करेंगे? अब इसी को माइंड में रखेंगे और इसी के थ्रू हम छोटे छोटे पॉइंट को डिफाइन करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, यहाँ से नोट करना है। अब पॉइंट नोट क्या क्या करने हैं तो ध्यान दीजिए। जैसे ही हम कहेंगे कि ए क्रॉस बी, पहला पॉइंट आपका हुआ कि जीरो है, तो आप कैसे बताएंगे कि ए क्रॉस बी जीरो हो सकता है? तो आपको कहने क्या होंगे कि ये डिपेंड किसके करेंगे? एंगल पे। अगर हम कह दें कि वेक्टर ए
पैरेलल टू वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए और बी पैरेलल है यानी कि उन दोनों के बीच के एंगल क्या हो जाएंगे, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसके बीच का एंगल क्या होता है, जीरो। दो वेक्टर पैरेलल, इसके बीच का एंगल आप फाइंड करिए, जीरो है। तो जैसे ही उसके बीच के एंगल पैरेलल वेक्टर होंगे तो उसके बीच के एंगल क्या हो जाएंगे, जीरो। जैसे ही उसके बीच के एंगल जीरो होते हैं तो साइन जीरो क्या देता है, जीरो। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि ये ए क्रॉस बी जीरो होने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्या बन के आए कि ए पैरेलल बी होना चाहिए। क्या ए पैरेलल बी ही हमेशा होगा तो ये ए क्रॉस बी जीरो होगा, नहीं। एक और केस और भी हो सकते हैं। ये दूसरे केस इसमें क्या बनेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट बने, दूसरे पॉइंट इसी के लिए ए क्रॉस बी जीरो होने के लिए जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या है, तो देखिए वेक्टर ए इक्वल टू जीरो हो या यहाँ पे या और कर सकते हैं, या वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। देखिए क्या पॉइंट बने, या तो ए पैरेलल बी हो तो ए क्रॉस बी जीरो होगा, या वेक्टर ए जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो जाए तो जीरो और बी जीरो, या वेक्टर बी जीरो हो जाए तो ए और जीरो जीरो। तो ये तीन पॉइंट होंगे ए क्रॉस बी के जीरो होने के लिए, या तो पैरेलल हो या वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू क्या हो, जीरो हो। तो ये क्या हो जाएंगे, ए क्रॉस बी जीरो हो जाएंगे। ये आपके फर्स्ट पॉइंट हुए। अब इसमें सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या होंगे क्रॉस के लिए। तो क्रॉस के लिए आपका सेकेंड पॉइंट ये होगा, देखिएगा ये डॉट में भी बता चुके हैं कि ए क्रॉस बी और क्या करेंगे, बी क्रॉस ए। जैसे ही ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करेंगे तो डॉट में क्या होते थे, ए डॉट बी, बी डॉट ए इक्वल होते थे, बट इसमें क्या होंगे, माइनस आ जाएगा। यानी कि जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछेगा कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, नहीं। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। कब इक्वल होता है, जब माइनस साइन लगा देंगे तब इक्वल होगा। तो एक पॉइंट आपके ये बने और एक पॉइंट क्या बने थे, आपके ये बने थे। आपके दो पॉइंट हो गए, एक पॉइंट, दो पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें क्या होंगे आपके। थर्ड पॉइंट देखिए क्या होगा, ए क्रॉस, ध्यान दीजिएगा क्या लिखते हैं, बी प्लस सी। तो डॉट में भी इस तरह से किए थे। तो देखिए इसमें सिस्टमेटिक वे में लिखना रहता है। जैसे एक के बाद क्या है, बी है ना, तो ए क्रॉस बी ही करेंगे। ये नहीं कि बी क्रॉस ए लिख देंगे, ये बी क्रॉस ए नहीं, ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी लिखेंगे, प्लस ए क्रॉस सी, सी क्रॉस ए नहीं करेंगे, ए क्रॉस सी करेंगे। तो ए क्रॉस सी। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान देने वाली इसमें बात क्या होती है कि सिस्टमेटिक वे में लिखना रहता है, ए बी ए सी, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी। जैसे ही इसको सोचेंगे कि उल्टा लिख दे सी क्रॉस ए तो उसका मीनिंग ही अलग हो जाता है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू के साथ इक्वल होते हैं, निगेटिव वैल्यू के साथ इक्वल होते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि ये निगेटिव हम लिख रहे हैं, इसलिए अलग कलर से इंडिकेट किए हैं कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉट और क्रॉस को एक दूसरे से कंपैरिजन करने का कोशिश कीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा। ये हुआ थर्ड पॉइंट। अब इसमें देखते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट। आपके फोर्थ नंबर जो पॉइंट होंगे वो सारे के सारे एक फिगर पर डिपेंड करेंगे। वो फिगर देखिए क्या होगा, आई जे और के। इसी फिगर पे सारे के सारे आपके फोर्थ नंबर पॉइंट डिपेंड करेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट जो होंगे उस फिगर पर ही डिपेंड करेंगे। ध्यान दीजिए लिखते हैं क्या, चलिए इसको हम ब्लैक मार्कर ही यूज करते हैं इसके लिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करने हैं। जैसे ही हम फोर्थ नंबर पॉइंट पे आएंगे, अगर देखिए इसमें क्या कहेगा कि आई कैप क्रॉस आई कैप, आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, और के क्रॉस के क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, डॉट में आप पढ़े थे ना कि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो डॉट में हम क्या बोले, ध्यान में क्या आना चाहिए,
कॉस, डॉट तो कॉस, कॉस यानी कि सेम वेक्टर है तो जीरो, एंगल क्या हो जाएंगे 0, तो जैसे ही 0 होंगे तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो डॉट में 1 हो जाते हैं, तो क्रॉस में क्या होंगे, तो क्रॉस के लिए माइंड में क्या आएगा साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, तो जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट को अब याद क्या कर लेंगे हमेशा कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम वेक्टर को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि सेम वेक्टर करने का मतलब कि आई क्रॉस आई कर रहे हैं, जे क्रॉस जे यानी कि आई कैप आई, जे कैप जे, के कैप के, तो ये क्या हो जाएंगे सारे के सारे 0 देंगे। और इसी में एक और पॉइंट क्या आपका बन के आएगा कि इसमें अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके क्या होंगे, ये तो थे सेम सेम अगर दिए हुए हैं तो ऐसे लिख दिए, अगर यही आपको डिफरेंट दिए रहते आई जे के साथ, तो देखिए अब यहाँ पे क्या नोट करेंगे आपके पॉइंट, देखिए इसमें क्या बनेगा, जब आई को किसके साथ करेगा, अलग मार्क कर लेते हैं, जब आई को जे के साथ अगर करेगा क्रॉस तो क्या देगा, तो ध्यान दीजिएगा आई जैसे ही जे के साथ क्रॉस करेगा, आई जे के साथ क्रॉस करेगा तो आई और जे क्या देगा, आई और जे क्या देगा, आई और जे के बाद क्या आता है के आता है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम पहले देखिए इसको मिटा ही देते हैं, आई और जे जैसे ही इसके साथ क्रॉस करेगा तो आई और जे के बाद क्या आता है के ना, तो के को लिखेंगे, तो आई क्रॉस जे क्या देगा के देगा, आई क्रॉस जे क्या दिया के दिया। अब ध्यान दीजिए कि आई क्रॉस जे के दे रहा है, अगर हम कहते कि के जे और के को मल्टीप्लाई करते तो जे और के को करते तो इसके बाद क्या था आई था ना, तो आई आना चाहिए ना, तो अब इस पर क्या लिखेंगे जे को किसके साथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा आई। अब क्या बचा के और आई को करेंगे तो क्या आना चाहिए जे, तो के और आई को हम क्रॉस करेंगे क्या मिलना चाहिए हमको जे, तो हमको जे मिला। चलिए यहाँ तक तो हो गया कि आई जे जे के आई, एक सिस्टमेटिक वे में आई जे के है तो आई जे जे के आई, अगर यही इसका उल्टा करते तो जे क्रॉस आई करते तो के क्रॉस जे करते तो आई क्रॉस के करते तो क्या ये इक्वल होते, क्या नहीं, इक्वल कभी नहीं होते, क्योंकि देखिए ए क्रॉस बी क्या है निगेटिव माइनस बी क्रॉस है, यानी कि निगेटिव साइन केवल एक आ जाएंगे, तो इसको कुछ ना करेंगे केवल निगेटिव साइन के साथ इसको क्या कर देंगे इंडिकेट कर देंगे। तो जैसे देखिए जे क्रॉस क्या है आई, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस के क्रॉस क्या है जे, क्या लिखेंगे माइनस आई, और क्या है आई क्रॉस के, इसको क्या लिखेंगे माइनस जे के। क्या किए हम कि क्रॉस प्रोडक्ट में अब इतने जो आपके पॉइंट हो गए कि आई क्रॉस जब डिफरेंट, जब सेम है तो 0, और जब डिफरेंट हो रहे हैं तो क्या उसके बाद का जो वेक्टर मिलते हैं कैप वहीं उसको डिनोट करते हैं। तो आई जे के बाद क्या मिला के, तो के को लिख दिए, जे के बाद क्या बच गया आई, तो आई लिख दिए, के और आई के बाद क्या मिलेगा जे, तो जे लिख दिए। कब के लिए, जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तब, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में जब ऐसे डिनोट करेंगे तब। ये डिनोटेशन का बेस्ट मेथड होगा, आपको इसी को फॉलो करना है, इसी को फॉलो करना है कि तभी ये रॉन्ग नहीं होते हैं। आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, और इसका ठीक उल्टा करते हैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, अगर समझना चाहते हैं तो। और नहीं तो क्या करेंगे, आई जे के है तो जे और आई क्या देगा माइनस के। ये देखिए डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बनते हैं और गलत भी होते हैं। लगेगा कि इजी क्वेश्चन है बट गलत हो जाते हैं। अगर माइनर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट भी आपको क्या कर सकते हैं, आपके मार्क्स को लो कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे ही आई क्रॉस जे एग्जाम में देगा तो आप क्या कहेंगे, लेकिन अगर जे क्रॉस आई कह दिया तो आपके माइंड में होने चाहिए कि जे क्रॉस आई माइनस के होता है, के नहीं होता है, दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो ये गलत होने का चांस होता है। तो इसको एक जगह लिखेंगे अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट को और इसको रिवीजन करेंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे, हम इतने पॉइंट होने के बाद आपको क्या करना है कि डॉट और क्रॉस के जो प्रॉपर्टी थे आई जे के साथ,
और ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं 5 4 5 पॉइंट जो भी है, एक दूसरे के साथ लिंक करके याद करने का कोशिश कीजिए। डॉट और क्रॉस को एक दूसरे के साथ लिंक कीजिए और उसको लिंक करके एक दूसरे से याद करने का कोशिश कीजिए। जैसे एक बता देते हैं कि ए क्रॉस बी क्या है, माइनस बी क्रॉस ए है, बट डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, उसमें नेगेटिव साइन का जरूरत नहीं पड़ा। जैसे ही उसमें देखते हैं तो ए डॉट बी क्या होते हैं, जीरो कब होते हैं, तो परपेंडिकुलर होता है तो जीरो होते हैं। इसमें कब होंगे, जब पैरेलल होगा तो जीरो होंगे। तो यही सब लिंक अप करना है और उसको याद करने का कोशिश करना है, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट को। इसके बाद हम इतना नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद हम इसी में थोड़ा देखते हैं कुछ और पॉइंट। अब नोट कर चुके होंगे तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं अब इसमें, क्या क्या पॉइंट और बन सकते हैं। देखिए इतना तक आप नोट कर लिए हैं, अब देखिए मिटाते हैं इसमें। मिटाने के बाद बोर्ड थोड़ा कलरफुल दिखाई देने लगा, नहीं ये क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि क्रॉस कैसे फाइंड करेंगे। जैसे डॉट प्रोडक्ट के लिए एक एग्जांपल देके समझे थे, तो इसमें अगर क्रॉस दिए रहेंगे तो इसका बेस्ट वे क्या होते हैं फाइंड करने का। अगर दो वेक्टर दिए रहेंगे ए और बी, अगर उनका क्रॉस फाइंड करना होगा तो इसका बेस्ट मेथड क्या होते हैं, ये हम देखेंगे इसमें। तो देखिए अगर कोई वेक्टर आपके पास दे दिया, क्या अगर ए एक वेक्टर है, इसको दिया हुआ है a1 i प्लस a2j प्लस a3k, और एक वेक्टर क्या है b, इसको लिखा क्या b1 i प्लस b2j प्लस b3k। जैसे ही ये दिए रहेंगे, आपके क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये इतने आपके गिवन रहेंगे, तो इसका क्रॉस कैसे लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ए क्रॉस बी लिखना होगा तो ए क्रॉस बी लिखेंगे, और ए क्रॉस बी लिखने के बाद इसको डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट में कैसे इसको इंडिकेट करते हैं, ए क्रॉस बी को, सबसे सिंपलेस्ट और इजी वे होता है क्रॉस फाइंड करना। तो क्या लिखते हैं कि आई जे के जो है उसको लिख देते हैं पहले रो में। सेकेंड रो में क्या लिखते हैं कि ए के आई जे के जो कोफिशिएंट है उसको ठीक सामने लिखते हैं। आई के साथ क्या मल्टीप्लाई थे, a1, इसके साथ a2, इसके साथ क्या है a3, तो a3 लिख दिए। b1 वाले में क्या है, b वाले में b1 b2 b3, इतने हैं। जैसे ही हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट आपको आने चाहिए, डायरेक्ट इस टॉपिक को बनाएंगे उससे पहले डिटर्मिनेंट आपको समझने चाहिए। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट जो पढ़ चुके होंगे इनको ये समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं सर। तो क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आई कैप, और उसके बाद क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, जो थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे जो नहीं पढ़ चुके हैं समझने का। डिटर्मिनेंट आई जब लिखेंगे तो इस आई वाले के सामने के रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेंगे, a2 a3 b2 b3, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस जे। अब इस जे वाले के आई के साथ कर दिया, अब जे वाले को करेंगे। अब यहाँ पे माइनस क्यों होता है वो भी बता चुके हैं। अब अगर आप डिटर्मिनेंट पढ़े हैं तो उसमें बता चुके हैं कि कैसे लिखते हैं जे कैप। तो जे कैप कैसे लिखेंगे, जे कैप के साथ क्या आपका डिटर्मिनेंट बन के आएगा 2 × 2 का। तो देखिए जे वाले के सामने का कॉलम और रो को कवर करेंगे तो क्या बचेगा, a1 b1 a3 b3, a1 b1 a3 b3। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आप किसके साथ अब बनेंगे, आपके के साथ। तो के क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या थे, प्लस माइनस प्लस, ये भी एक प्रोसेस होते हैं समझने के लिए। अगर नहीं मालूम है कि माइनस प्लस क्यों लिख रहे हैं, तो ये प्रोसेस होते हैं कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, एक और टर्म होता है तो फिर माइनस जाता है। तो पहले आपको इतना ही समझना है, आई जे के, तो ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, तो ये प्लस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, के वाले को कवर करेंगे, तो के वाले के सामने नीचे ये और से के सामने ये, तो बचा क्या, a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2, ये आपके क्या हो गए
डिटर्मिनेंट फाइंड करना कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हो गया ए क्रॉस बी को फाइंड करना। तो ए क्रॉस बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, उसको डिटर्मिनेंट में लिखने का प्रोसेस देखें कैसे लिखें, आई जे के और उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई रहते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसी के बेसिस पे जैसे ही आप ए क्रॉस बी फाइंड करना सीख जाएंगे तो इसी के बेसिस पे हम दो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। और वो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे नोट करने वाले जो पॉइंट होंगे वो आपके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं क्या, पहले इसको अलग मार्क कर देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। ये आपके एक हो गए इतने। अब इसके बाद नोट करेंगे इसके बेसिस पे। तो देखिए जैसे ही आपको पूछेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर ABC का एरिया पूछेगा और उसके दो साइड अगर दिए हुए हैं, दो साइड किस तरह से दिए होंगे, लिंकअप करके एडजेसेंट साइड, यानी कि एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर जा रहे होंगे, तो उससे एरिया पूछेगा कि उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या लिखते हैं 1/2। क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे और उस ए क्रॉस बी का क्या कर देंगे, मोड वैल्यू लेके 1/2 से क्या कर देते हैं डिवाइड। तो वो क्या कहलाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये क्वेश्चन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं, नोट कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी को मोड के अंदर। तो ए क्रॉस बी तो हम फाइंड करना सीख गए इसके बेसिस पे कि ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड किए, डिटर्मिनेंट पे पुट किए। ए क्रॉस बी हम अगर फाइंड कर लेते हैं उसके बाद हमको क्या करने रहते हैं, उसका मोड करेंगे। मॉडुलस फाइंड करना भी सीखे हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, परिमाण कैसे निकालते हैं, उसका परिमाण निकालेंगे और उसको 1/2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। अगर इसी में पूछे कि अब बताइए एक नेक्स्ट पॉइंट और इसमें क्या बनेंगे, एक तो हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा पॉइंट बनेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब उसके दो एडजेसेंट साइड दिए रहेंगे, ABCD का अगर क्षेत्रफल पूछेगा, ये इससे भी आसान हो जाएंगे। यहाँ तक तो आपको याद होगा कि जैसे ही ट्रायंगल का एरिया पूछेगा तो आप इतना कर देंगे, एक पॉइंट आपके ये हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखिए, तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करने हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको ऐसे करके बता देते हैं। क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे और उसका क्या कर देंगे, मोड वैल्यू, यानी कि ए क्रॉस बी का मोड वैल्यू क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, ए क्रॉस बी का मोड कर देंगे, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, वहीं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। ये आपके हो गए ए क्रॉस बी से बेस्ट कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो, या कितने इससे पॉइंट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, या कितने पॉइंट हम उस ए क्रॉस बी से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इतने सारे पॉइंट जो भी हुए, देखिए कोई ज़रूरी, देखिए पढ़ा कैसे जाता है, ये नहीं कि ए क्रॉस बी पढ़ लिए हो गया, उस ए क्रॉस बी से कितने सारे पॉइंट एराइज हो सकते हैं, कितने सारे पॉइंट बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ए क्रॉस बी से देखिए हम 5 पॉइंट उधर देखे और ए क्रॉस बी जैसे ही फाइंड करना सीखे वो हमको कहाँ हेल्प किया, ए त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने में और चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करने में वो ए क्रॉस बी हमको हेल्प कर रहा है। ये अब इसमें सबसे ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट होगा कि हमको ए क्रॉस बी इस फाइंड कैसे करेंगे। तो ये आपको डिटर्मिनेंट जिसको आएगा उसको लगेगा कि सबसे इजी है ए क्रॉस बी ही फाइंड करना, ए क्रॉस बी फाइंड करना सबसे इजी है। और जैसे ही आपको लगेगा कि ए क्रॉस बी इजी है फाइंड करना, तो आप क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल भी त्रिभुज का फाइंड कर सकते हैं, और उसका किसका, इस चतुर्भुज का, समानांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये रहा आपका टाइप 9। और एक और टाइप देख लेते हैं, थोड़ा वो अलग है, अलग टाइप दे देते हैं टाइप 10 में। यही आपका टाइप 10 ही लास्ट पॉइंट होगा वेक्टर अलजेब्रा का। तो देखते हैं इसके बाद टाइप 10। तब अब तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, अब इसको क्या करते हैं, अब मिटाते हैं, अब देखेंगे टाइप 10 को। तो देखिए बोर्ड मिटाते समय बहुत कलरफुल हो जा रहा है।
ये थोड़ा सा बोर्ड कुछ ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा होगा। ये टाइप 10 देखते हैं। ये आपके क्या बोले कि ये आपके साथ लास्ट टाइप होंगे। इसके बाद आप कोई भी वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी का, सारे के सारे अब इसी टाइप 10 के मेथड पे बनेंगे। इस तरह से इसको देखिए, इतने पार्ट में डिवाइड करने का क्या उद्देश्य था कि आप आसानी से, जब आपके सामने एग्ज़ाम हो, मान लीजिए कि एग्ज़ाम का टाइम है, 1-2 महीना बचा हुआ, तो उस समय आप क्या करेंगे, केवल 10 पॉइंट देखेंगे और वेक्टर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे केवल 10 पॉइंट से। कोशिश भी कीजिएगा, ये जितने 10 पॉइंट बताए ना, इससे आपके एक प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे और 2 मार्क्स 5 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपके बनेंगे इसी 10 पॉइंट। वो प्रीवियस ईयर को ऑब्जर्व करके ये सारे पॉइंट बनाए गए हैं। 10 पॉइंट में हम इसी तरह डिवाइड किए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पर ही। तो देखिए आप क्या करेंगे टाइप 10 को, तो टाइप 10 में आपको क्या आएंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट। एक थोड़ा सा एडवांस जाएंगे ट्रिपल प्रोडक्ट, जो आपको इसके बाद जो टॉपिक होगा सदिश बीजगणित में ही 3D जब आएगा, 3D के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट आपको एक दूसरे से रिलेट करने हैं। इस वेक्टर अलजेब्रा से ही उसको रिलेट करके पढ़ने हैं 3D को, इसलिए उसका थोड़ा सा टाइप 10 में समरी देते हैं। तो क्या होगा टाइप 10 में, ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी एंड सी। देखिएगा ये इस ट्रिपल प्रोडक्ट में केवल 2-3 पॉइंट लिखेंगे, ये तीनों के तीनों पॉइंट में से एक ना एक ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेंगे। ये सब फिक्स क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए, एक ना एक आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा पॉइंट नंबर क्या होगा फर्स्ट, पहले इसको इंडिकेट कैसे करते हैं। तो जैसे ही ट्रिपल प्रोडक्ट का बात करेगा तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट बना किससे होता है, डॉट और क्रॉस दोनों के मिक्स करने से। तो जैसे ही ए वेक्टर लिए इसको डॉट करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, बी क्रॉस सी। तो इसमें ध्यान क्या दिए कि इसमें क्रॉस भी हो गए डॉट भी हो गए। तो पहले बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे फिर उसका डॉट करेंगे। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इंडिकेट कैसे करते हैं, तो बिग ब्रैकेट लिखेंगे और उसके बाद क्या कर देते हैं, वेक्टर ए लिखेंगे, वेक्टर बी लिखेंगे, वेक्टर सी लिखेंगे। आपको ये प्रीवियस ऑब्जेक्टिव में देखिएगा तो इस तरह से लिखे हुए बहुत मिलेंगे क्वेश्चन। नया होंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा कि ये लिखा क्या है, लेकिन जब आज के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये ए बी सी होता क्या है, क्यों ऐसे बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो उसका मीनिंग क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको अगर डिटर्मिनेंट में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। इस ए जो वेक्टर होगा वो अपना कुछ आई जे के साथ बना होगा, तो उसका कोफिशिएंट लिखते हैं A1 A2 A3। बी वेक्टर होगा वो B1 B2 B3। सी जो वेक्टर होगा C1 C2 C3। उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड कर देंगे, वही क्या कहलाता है, ए डॉट बी क्रॉस सी या इसका वैल्यू। तो कहीं पे भी आपको ये मिलेगा तो उसको फाइंड करना होगा, तो क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देंगे, वो उसका वैल्यू हो जाएगा। अब इसी में देखिए, इसी के बेसिस पे आपके क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है। तो इस बार क्या कहेगा कि अगर इस ट्रिपल प्रोडक्ट में इस ए बी सी के जगह पे अगर यूनिट वेक्टर आई जे के दे दिया तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब पूछेंगे कि कैसे 1 होगा, तो ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है समझना। देखिए कैसे 1 होता है, इसको यहीं पे एक्सपेंड करते हैं। तो इसको एक्सपेंड करेंगे आई जे के, तो कैसे लिख सकते हैं, आई डॉट जे क्रॉस के लिख सकते हैं। ऐसे एक्सपेंड करेंगे, ए पहले था तो ए को लिखे थे, तो ऐसे ही इसको आई को पहले लिख देंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे डॉट, फिर क्या लिखते हैं जे क्रॉस के, जे क्रॉस के कर दिए। देखिए ऑब्जेक्टिव में ये भी दिया रहेगा, पूछेगा कि क्या होगा रिजल्ट, या इसके जगह पे ये दे देगा, पूछेगा क्या होगा। तो जैसे ही आई डॉट जे क्रॉस के करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन के आएंगे, देखिए तो आई डॉट पहले ब्रैकेट में जो होते हैं उसको करते हैं, तो जे क्रॉस के क्या देगा, जे क्रॉस के। तो इसको क्या करें, नहीं याद होगा जे क्रॉस के क्या होता है, तो देखिए यहीं पे इसको फिगर में समझते हैं, ऐसे करते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई जे के। अब देखिए जे
के को क्रॉस करेंगे तो जे के बाद बच कौन गया, आई ना, तो आना क्या चाहिए, आई। अब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत में ना, तो जे और के बाद क्या आता है, आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप, जे क्रॉस के जगह पे क्या लिख दे, आई। आई डॉट आई क्या होते हैं, आई डॉट आई, डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे, सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 1, बट क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0। तो ये क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो गया 1। तो कैसे हुआ ये भी देख लिए आपके एक पॉइंट, और इसी में दूसरे पॉइंट आपके क्या बनेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट होंगे। दूसरे पॉइंट आपके देखिए क्या बने कि अगर ए बी और सी एक तल में हो, एक तलीय कहने का मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, कोप्लेनर हो। अगर ए बी और सी तीनों के तीनों वेक्टर क्या हो, एक तलीय, एक तल में हो। ये बोर्ड है ना, इसमें अगर एक ही तल में तीनों पॉइंट है तो उसके क्या हो जाएंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे। यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो जैसे ही देखेंगे कि ए बी और सी, ए बी और वेक्टर सी एक तल में हो तो क्या होते हैं, तो एक तल में होते ही इसको क्या इंडिकेट करेंगे, पहले इसको लिखेंगे कि इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही इसका हम ये फाइंड करेंगे, बिग ब्रैकेट में रख के ए बी सी ऐसे इंडिकेट किए, और इसका मीनिंग क्या होता है, या तो ये होगा या तो ये डिटर्मिनेंट। तो जैसे ही ऐसे दिया रहे और उसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करते हैं, जैसे ही उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद उसका वैल्यू क्या हो गया 0, यानी कि उसका जैसे ही हम सारणिक फाइंड किए, सारणिक निकाले, डिटर्मिनेंट करने का मतलब सारणिक, जैसे ही उसका डिटर्मिनेंट निकाले अगर वो 0 आ गया तो ये क्या कहलाएंगे, एक तलीय कहलाएंगे। यानी कि ए बी सी क्या होंगे, एक तल में होंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ए बी, इफ ए बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, कोप्लेनर, देन क्या होंगे, अभी जो लिखे हैं वही, ए बी सी, इसका फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे 0। ये रहे आपके टाइप 10 वेक्टर अलजेब्रा के लास्ट पॉइंट। अब इतने पॉइंट के बाद अब हम सबको क्या करने हैं, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस पे, क्वेश्चन जितने सॉल्व होंगे आपसे सॉल्व कीजिए। अब मेरा काम क्या रहेगा, इसके बाद आपको एनसीईआरटी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने। तो आपको अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर में पूछे हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।